गुड इवनिंग जफर। गुड इवनिंग सभी लोगों को, नमस्ते, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? देखो आज हम स्पेस में बैठे हुए हैं, ठीक है। हम्म, तो कल का तुम लोगों ने रिवाइज किया है कुछ? जी सर। और जो क्वेश्चंस दिए थे हमने वो हो गए? जी सर हो गए। कोई क्वेश्चन फंसा तो नहीं उसमें? पहला पहला वाला क्या? क्या क्वेश्चन है? पढ़ के बताओ पहला वाला। नाइन्टी 98% of living organism is formed of 6 elements: carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and so उसके बताना। हाँ तो उसमें क्या? फर्स्ट ऑप्शन है सर सल्फर मैग्नीशियम, सेकंड है मैग्नीशियम सोडियम, थर्ड है कैल्शियम फास्फोरस और फास्फोरस सल्फर। एनसीईआरटी पढ़े थे? जी सर। मिला नहीं कहीं? सो नेग्लिजिबल में है सर सल्फर में। क्वेश्चन सारे सॉल्व करके और अपने अपने जो ऑप्शंस हैं वो अपने पास रखना। इसका सॉल्यूशन कल हम तुमको बताएंगे, ठीक है। एक दिन का समय तो देंगे ना हम तुमको खुद से सर्च करने के लिए और फिर क्वेश्चन लगाने के लिए। तो इसका आंसर कल हम ग्रुप पे भेज देंगे, तो फिर मिला लेना तुम लोग। और जो क्वेश्चन गलत हुए होंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। तो हमको लग रहा है अब इतने लोग जुड़ गए हैं, इतने ही लोग रहेंगे, तो क्लास हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग साइलेंट हो सकते हैं। चलो, एक और नया मेंबर जो है आज जुड़ा है, अंशु त्रिपाठी नाम है उसका। तो अंशु जो है आज पहली क्लास है तुम्हारी। अभी क्लास जो है वो चल रही थी ऑलरेडी, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर जो है वो चल रहा है। उसमें थोड़ा बीच से है, तो अभी जो पॉइंट्स हम आज क्लास में बताएंगे, जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उस पर फोकस करने की कोशिश करना। जो पहले हम पढ़ा चुके हैं उसके नोट्स यानी कि पीडीएफ हम फिर से ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि तुमको भी मिल जाए। खुश रहो। तो ठीक है, तो इसीलिए अब क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो अब हम वीडियो अपना ऑफ कर ले रहे हैं, बाकी आप लोग भी ऑडियो अपना म्यूट रखिए। अब हम प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे। कल हम लोग बात कर रहे थे स्टार्च के बारे में, है ना। तो एक बार छोटा सा यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, मतलब हेडिंग डाल देते हैं कि क्या हम लोग पढ़ रहे थे। बेसिकली स्टार्च। अब स्टार्च के बारे में हमने बताया था आप लोगों को कि स्टार्च जो है बहुत सारे कॉमनली यूज्ड फूड सोर्सेज से हमको मिलता है, जैसे कि चावल से मिल जाएगा और दाल से मिल जाएगा, चाहे मटर हो, चना हो, अरहर हो, या फिर आलू से मिल जाएगा, शकरकंद से मिल जाएगा, केला से मिल जाएगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिससे हमको स्टार्च मिल सकता है। और इसमें हमने ये भी बात की थी कि स्टार्च जो होता है वो स्टार्च ग्रेन्स का बना होता है।
कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो स्टार्च स्टोर होता है छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है, जिसको स्टार्च ग्रेन्स कहते हैं। उसका शेप और स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा और डिटेल में आज बात करेंगे स्टार्च के कंपोनेंट्स की या इसके कॉम्पोजिशन की। तो स्टार्च में दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट हैज टू कंपोनेंट्स, जिनसे मिलके स्टार्च बना होता है। तो वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं एमाइलोज, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों कंपोनेंट जो है मिलके स्टार्च को बनाते हैं। अगर हम एमाइलोज की बात करें, यहाँ पे हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एमाइलोज की अगर हम बात करें तो एमाइलोज जो होता है वो पानी में ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, यानी कि मोर सॉल्यूबल इन वाटर, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो लेस सॉल्यूबल होता है। अगर हम बात करें कि स्टार्च बनाने में एमाइलोज का कितना हिस्सा इस्तेमाल होता है, यानी कि स्टार्च का कितना परसेंट एमाइलोज से बना होता है, तो इट फॉर्म्स 20 to 30% ऑफ स्टार्च, यानी कि 20 से 30% स्टार्च में एमाइलोज होता है और बाकी बचा हुआ एमाइलोपेक्टिन होता है, यानी कि बचा हुआ रेस्ट इज फॉर्म्ड बाय एमाइलोपेक्टिन। अभी इन दोनों के स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर देखो स्टार्च जो है वो किस चीज का पॉलीमर है, यानी कि किस मोनोसेकेराइड से मिलके बना होता है स्टार्च, बताओ तो जरा कोई। हाँ, तो ग्लूकोज से मिलके बना होता है स्टार्च, यानी कि स्टार्च एक होमोपॉलीसेकेराइड है। तो इसका मतलब कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये भी दोनों किस चीज से बने होंगे, ग्लूकोज से ही बने होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो सबसे पहले हम एमाइलोज के स्ट्रक्चर की बात कर लें। एक पॉइंट में हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज in the form of straight but helical chain of glucose। तो अगर इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो एमाइलोज होता है वो स्ट्रेट चेन का बना होता है, लेकिन वो चेन कैसी होती है, हेलिकल होती है। जैसे अगर उसका स्ट्रक्चर हम बनाना चाहें तो इस तरह से हम बना सकते हैं, लाइक दिस। अब ये देखो चेन जो है ये कैसी चल रही है, बिल्कुल ऐसे ये स्ट्रेट चल रही है इस तरह से, लेकिन है ये कैसी, हेलिक्स के फॉर्म में, यानी कि रोटेट होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर इसको थोड़ा सा और हम क्लियरली और अच्छे से इलाबोरेट करके बनाना चाहें तो इट विल बी लाइक दिस। अभी इसको हम बताएंगे कि क्यों ऐसा हम बना रहे हैं। होता ये है कि हर एक टर्न में, यहाँ पे कितने टर्न्स बनाए हमने, 1 2 3 4 5 और 6 टर्न्स बनाए हैं। हर एक टर्न में 6 मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज के प्रेजेंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और एक ये ऊपर वाला, ये 6 टर्न को कंप्लीट करेगा, यानी कि ये क्या है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है।
तो यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि दूसरे कलर से लिख लें, ईच टर्न ऑफ हेलिक्स contains 6 molecules of glucose. ये डायग्राम में एक बार और हम बता दें, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये वाला भी ग्लूकोज है, सब ग्लूकोज हैं। तो 3 ग्लूकोज हमने दिखा दिए, 3 ऊपर की तरफ है, यानी टोटल 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के एक टर्न बनाने में अपना रोल प्ले करेंगे। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर joined together by alpha 1,4 लिंकेज। हमने लास्ट टर्म पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात की थी, तो उसमें कैसे अल्फा 1,4 लिंकेज बन रही थी ये भी हमने आपको बताया था। तो वही पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अब सवाल आता है कि इस एमाइलोज में ये हम कह रहे हैं कि ये लंबी सी चेन ऐसे चलती चली जा रही है, तो आखिर ये चेन कितनी लंबी होगी, यानी इसमें टोटल कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है इस चेन को बनाने में अपना रोल प्ले करेंगे। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अ सिंगल चेन ऑफ amylose contains 200 to 1000 glucose molecules। यानी कि एमाइलोज की एक चेन में 200 से लेके 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स तक हो सकते हैं। ये इसकी रेंज है। तो इतनी बातें हमने आपको एमाइलोज के बारे में बता दी। अब हम वापस एमाइलोपेक्टिन यानी कि दूसरे कंपोनेंट ऑफ स्टार्च पे आते हैं। तो 2 पॉइंट ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि वाटर में लेस सॉल्युबल होता है और ये लगभग 70 से 80% हिस्सा बनाता है। यहाँ पे चाहो तो लिख लो 70 to 80% ऑफ स्टार्च बनाने में किसका रोल होता है? एमाइलोपेक्टिन का। और क्या खास बातें हैं एमाइलोपेक्टिन की जो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं? तो एमाइलोपेक्टिन जो है इसमें स्ट्रेट चेन के साथ साथ ब्रांचिंग भी होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रेट, एक सेकेंड, स्ट्रेट चेन along with ब्रांच या ब्रांच्ड चेन, यानी स्ट्रेट पार्ट भी होता है इसमें और ब्रांच वाला पार्ट भी होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं साइड चेन्स, और इन साइड चेन्स में फर्दर ब्रांचिंग भी हो सकती है। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर भी हम आसानी से बना सकते हैं। कलर चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये इस तरह से ग्लूकोज की यूनिट्स ऐसे चल रही हैं स्ट्रेट चेन में, ध्यान रखना। एमाइलोपेक्टिन में हेलिक्स फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ एमाइलोज में हेलिक्स फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन ऐसे ही चलेगी और बीच बीच में इसमें इस तरह से ब्रांचेस ऐसे डेवलप हो जाएंगी, लाइक दिस ये ब्रांच निकल रही है। इसमें भी ये क्या है, इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी हम बना दे रहे हैं।
इस ब्रांच से फर्दर साइड चेन्स भी निकल सकती हैं, यानी इसकी फर्दर ब्रांचिंग भी हो सकती है, तो ये भी संभव है। अब ध्यान देना, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं स्ट्रेट चेन, ये सीधी चेन है। और ये क्या है, ये है ब्रांच। तो अब ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है ये देना कि हमने यहाँ पे कहा कि ग्लूकोज एमाइलोज में हम कह रहे थे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन जो है, इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं स्ट्रेट चेन में, वो किस बॉन्ड से जुड़े होंगे आपस में, वो भी अल्फा 1,4 लिंकेज से ही जुड़े होंगे। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट मेंशन करेंगे, इस स्ट्रेट चेन में ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंट बाय अल्फा 1,4 लिंकेज। लिंकेज कहो या बॉन्ड कहो, ए नहीं लिख पाए लिंकेज में, जगह कम थी, तो अल्फा 1,4 लिंकेज। लेकिन जहां पे ब्रांचिंग हो रही है, इस तरह से हम दिखा देंगे, ये वाला जो पॉइंट जहां पे ब्रांच बन रही है, वहां पे किस तरह की लिंकेज होगी वो भी हम लिख देते हैं। एट ब्रांचिंग पॉइंट, एट ब्रांचिंग पॉइंट अल्फा 1,6 linkage is present। इसको बाइफरकेट कर दे रहे हैं यहां से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, दोनों मिला दोगे। हाँ अब ठीक है। तो यानी कि जहां पे ब्रांचिंग होगी वहां पे अल्फा 1,6 लिंकेज होगी, लेकिन जो स्ट्रेट चेन चल रही है वहां पे अल्फा 1,4 लिंकेज होगी। अब ध्यान देना, इस ब्रांच की भी ये जो चेन चल रही है उसके ग्लूकोज आपस में अल्फा 1,4 लिंकेज से ही जुड़े होंगे। सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट पे अल्फा 1,6 लिंकेज होगी। ये मत समझ लेना कि इस ब्रांच में जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल सब सारे अल्फा 1,6 से ही जुड़े होंगे, नहीं, सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट पे अल्फा 1,6 लिंकेज होगी। तो ये रही लिंकेज की बात। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे हमने बताया था कि एमाइलोज में 200 से 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो एमाइलोपेक्टिन में कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। एमाइलोपेक्टिन contains 2,000 to 2 लाख, लाख हो गया ना, काला ही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो आप समझ सकते हैं कि इसका साइज बड़ा होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा हैं और इसमें ब्रांचिंग भी बहुत ज़्यादा है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि इसमें जो ब्रांचिंग होती है, ये जो ब्रांचेस आ रही हैं, वो हर 25 ग्लूकोज के बाद एक ब्रांच आ जाएगी। यानी स्ट्रेट चेन में आप जैसे जैसे 25 ग्लूकोज बढ़ते जाएंगे तो 25वें पे एक ब्रांच, फिर 50वें पे एक ब्रांच, फिर 75वें ग्लूकोज पे एक ब्रांच। तो यानी कि ब्रांचिंग जो है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ 25 ग्लूकोज डेवलप हो जाती है। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं इसी के नीचे कि ब्रांचिंग अकर्स एट regular interval of 25 glucose units in straight chain।
तो ये हो गई बात। अब एमाइलोज के बारे में भी हमने जान लिया और एमाइलोपेक्टिन के बारे में भी। लास्ट में स्टार्च में एक टेस्ट आता है कि आखिर कैसे हम प्रेजेंस जो है वो डिटेक्ट करेंगे कि स्टार्च के अंदर एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन, ये कैसे पता चलेगा। तो क्या टेस्ट होता है? तो एमाइलोज जो होता है, एमाइलोज गिव्स ब्लू ब्लैक कलर with आयोडीन सॉल्यूशन। अगर एमाइलोज फ्रैक्शन को डाला जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन में तो हमको किस तरह का कलर मिलेगा? ब्लू ब्लैक कलर। अब ये आयोडीन सॉल्यूशन होता क्या है? बेसिकली आयोडीन सॉल्यूशन का मतलब हो गया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। इसी को आयोडीन सॉल्यूशन बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होता है। इसमें अगर एमाइलोज डालेंगे तो वो हमको ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा। लेकिन अगर एमाइलोपेक्टिन फ्रैक्शन की बात करें एमाइलोपेक्टिन, तो ये फ्रैक्शन क्या देगा? दिस फ्रैक्शन गिव्स रेड वॉयलेट कलर। अब पूरा नहीं लिख रहे हैं कि विद आयोडीन सॉल्यूशन, पता है आयोडीन से ही टेस्ट करेंगे। तो ये हो गए एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के टेस्ट। तो इस तरह से स्टार्च जो है वो कंप्लीट हो गया। अब स्टार्च के बाद अगला जो होमोपॉलीमर हमको पढ़ना है वो है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ग्लाइकोजन हम जानते हैं स्टार्च जो है मेनली फूड रिजर्व की तरह एक्ट करता है। कहाँ पे? प्लांट्स में। जबकि ग्लाइकोजन मेनली फूड रिजर्व की तरह एक्ट करता है एनिमल्स में, इसके अलावा बैक्टीरिया में भी करता है और फंजाई में भी करता है। तो इट एक्ट्स एज फूड रिजर्व in animals, bacteria and fungi। तो इन सब जगह पे ये फूड रिजर्व की तरह, यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ के उससे एनर्जी डिराइव कर लेंगे। अच्छा, ग्लाइकोजन को पॉपुलरली एक और नाम से जाना जाता है, यानी कि इट इज ऑल्सो known as, K मतलब known as, also known as animal starch। ध्यान देना, प्लांट में तो स्टार्च पाया ही जाता है, लेकिन अगर हम एनिमल स्टार्च की बात कर रहे हैं तो वो ग्लाइकोजन को कहा जाता है। एनिमल्स में ग्लाइकोजन में मेनली कहाँ पे स्टोर होता है? ये आपको मालूम होगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि in animals it is mainly stored in liver and muscles। तो लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। अगर इसके टेस्ट की हम बात करें आयोडीन सॉल्यूशन से, तो ये कैसा टेस्ट देता है? टेस्ट के लिए हम यही पिंक कलर यूज कर लेते हैं। इट गिव्स, एक सेकेंड, रेडिश कलर, लाल कलर टाइप का देता है, रेडिश कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। ये सारे फैक्ट्स हैं, देखो इसमें बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट्स हैं इसको, लेकिन याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फैक्ट्स तो आपको पता होने चाहिए ताकि चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। अब
बात इसकी करें कि ये क्या स्टार्च से बहुत अलग होता है, तो नहीं, ये स्टार्च जैसा ही होता है, यानी कि केमिकली ये स्टार्च जैसा ही होता है। तो केमिकली इट इज सिमिलर टू स्टार्च, सिमिलर टू स्टार्च। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। ये पॉइंट हम अलग कलर से लिख देते हैं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। और अगर स्ट्रक्चर बना के हम तुमको बताना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। जैसे वहां पे एमाइलोज बना रहे थे ना, ऐसे हेलिक्स, इस तरह से हेलिक्स हमने बनाया था, तो इसी तरह हेलिक्स इसमें भी होगी, लाइक दिस। ये हेलिक्स ग्लाइकोजन में भी पाया जाएगा और साथ ही साथ इसी हेलिक्स से बहुत सारे ब्रांचेस जो है वो निकले होंगे। जैसे कि यहाँ ये ब्रांच ऐसे निकल गई, ये ब्रांच निकल गई, इसी तरह से इस एंड पे भी ऐसे इस तरह से ब्रांचिंग हो गई, इधर ब्रांचिंग हो गई। मतलब बहुत सारी, जितनी ब्रांचेस निकाल सकते हो निकाल लो, लेकिन कंडीशन अभी हम बताएंगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। अपने मन से कहीं भी ब्रांच नहीं निकाल दोगे, ब्रांचिंग की भी एक कंडीशन है। तो ये सारे क्या है, ये ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस हैं। और ये जो ब्लू कलर वाला है ये क्या है, हेलिकल स्ट्रेट चेन है ये। तो देख रहे हो काफी हद तक ये स्टार्च से सिमिलैरिटी शो कर रहा है। बस अंतर क्या है कि स्टार्च में एमाइलोज वाला फ्रैक्शन अलग होता है, एमाइलोपेक्टिन वाला अलग होता है, और दोनों को अगर मिला दो तो एक साथ वो ग्लाइकोजन जैसा स्वरूप धारण कर लेंगे। अब कंडीशन जो हमने बताई थी कि ये ब्रांचेस जो है वो कहीं भी नहीं निकल आएंगे, ये ब्रांचेस निकलते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 10 to 14 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जैसे वहां पे क्या हो रहा था एमाइलोपेक्टिन में, वहां पे हर 25 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो ब्रांचिंग होती है वो 10 से 14 ग्लूकोज के बाद ही ब्रांचिंग हो जाती है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे हम कि ब्रांचिंग अकर्स at an interval of 10 to 14 glucose molecules in straight chain। अब वहां पे हम बात कर रहे थे कि कितने ग्लूकोज से मिलके एमाइलोज बना था, तो हमने देखा 200 से 1000। एमाइलोपेक्टिन कितने ग्लूकोज से बना था, तो 2000 से 2 लाख। यहाँ पे टोटल कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं 1 ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय about 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, यानी कि 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल तैयार होता है। अब ध्यान देना इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि जो स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे कौन सी लिंकेज होगी स्ट्रेट चेन में, हम लिख दे रहे हैं सिंपली यहाँ पे ताकि तुम लोगों को याद रहे। स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4 लिंकेज, और जो ब्रांचिंग पॉइंट होता है यहाँ पे अल्फा 1,6 लिंकेज। जैसा एमाइलोपेक्टिन में हो रहा था वैसा ही यहाँ भी होगा, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है।
तो ये बात कंप्लीट हो गई ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन के बारे में अगर इतने पॉइंट्स आपको याद हैं तो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। अब तीसरा भी एक पॉलीमर होता है जिसको हम कहते हैं इनुलिन। अब इनुलिन क्या होता है, तो इनुलिन के बारे में भी कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है हमारे पास। तो ये भी एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। और ये किस मोनोसेकेराइड से मिलके बना होता है, या किस मोनोसेकेराइड का पॉलीमर होता है, तो इट इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। यानी ये कैसा पॉलीसेकेराइड है, फ्रक्टोसन पॉलीसेकेराइड। यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रक्टोसन पॉलीसेकेराइड। अब इसमें एक खास बात आती है। इनुलिन जो होता है उसको, मान लो ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी प्लांट में पाया जाता है। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर हम इसकी इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि इट इज फाउंड इन रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ डहलिया प्लांट। ये एक प्लांट होता है डहलिया। एक सेकंड होल्ड करो, तो अभी हम डहलिया प्लांट का स्ट्रक्चर भी तुम लोगों को दिखाते हैं। होल्ड करना भी। डहलिया के फूल जो है बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। तो अब इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, इसीलिए। इमेज प्रोसेसिंग स्लो हो रही। खैर चलो, डहलिया प्लांट में और क्या देखोगे, फ्लावर ही देखोगे सुंदर सा। फिलहाल इसका नाम याद रखना। अच्छा, ये ओपन हो रहा है, एक सेकंड। पिक्चर्स, ये दिखा डहलिया प्लांट का, ये फ्लावर दिख रहा है। जी सर। अच्छा, तो हाँ, इसी प्लांट में जो है ये इसके रूट्स और ट्यूबर्स में ये पाया जाता है, ये इनुलिन। तो अब इससे फायदा क्या होता है, देखो भाई, फायदा इससे ये होता है, अरे भाई, हाँ अब ठीक है, कि देखो अगर इसको इनुलिन को, यानी कि एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, इसको हम कंज्यूम अगर कर लें तो हमारी बॉडी में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इनुलिन को डाइजेस्ट कर पाए, यानी कि मेटाबोलाइज नहीं होता है ये इनुलिन। तो इनुलिन जैसा हमने खाया उसी फॉर्म में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में पहुंच जाता है, और ब्लड में पहुंचने के बाद चूंकि ये मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, इसीलिए बिना चेंज हुए हमारी किडनी इसको ब्लड से छान के बाहर निकाल देती है। तो जब बाहर निकाल देंगी तो उसका बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया साइंटिस्ट ने कि भाई किसी को मान लो कि 10 ग्राम इनुलिन खिला दिया, 10 ग्राम इनुलिन खिला दिया, और फिर
उसको कहा कि यूरिनेट करो, लेकिन उसका जो यूरिन का सैंपल है उसको इकट्ठा करो। कहीं बाथरूम या टॉयलेट में यूरिन करने की जरूरत नहीं है, उसको किसी बॉक्स में या डब्बे में इकट्ठा किया। अब एनालिसिस ये की कि कितनी देर में वो लगभग 10 ग्राम इनुलिन किडनी ने बाहर निकाल दिया। तो उससे क्या पता चला, अगर बहुत टाइम लगा रही है किडनी 10 ग्राम इनुलिन को निकालने में, तो इसका मतलब किडनी जो है उसका फिल्ट्रेशन रेट स्लो है, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और अगर वो एक लिमिटेड या नॉर्मल टाइम पीरियड में 10 ग्राम निकाल दे रही है इनुलिन किडनी जो है यूरिन के रास्ते बाहर, तो इसका मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसका ठीक है। तो कितने टाइम पीरियड में इनुलिन को ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन किडनी शरीर के बाहर निकाल रही है, इससे फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का एक लगभग अंदाज लगाया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि इनुलिन इज not metabolized in human body and is readily filtered। readily का मतलब कि बहुत तेजी से या जल्दी, readily filtered through kidneys। किडनी से ये फिल्टर हो जाता है। तो इससे हमको किस चीज का पता लगाने में हेल्प करती है? यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन विशेषतः यानी कि स्पेशली GFR, या इसको हम कहें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये इसका मेडिसिनल यूज है। तो हम लोगों ने स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स की। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो हेडिंग हो जाएगा, एक ब्रॉड हेडिंग जिसको हम कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ लो, तब हम आगे बढ़ें, स्ट्रक्चरल वाले की बात करें। किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछ लो, अनम्यूट करके अपने आप को। तो आगे बढ़ें। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की। तो नाम से ही इसके पता चल रहा है कि ये ऐसे पॉलीसेकेराइड होंगे जो सेल का या टिश्यू का स्ट्रक्चर बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। तो एक लाइन ये इंट्रोडक्टरी टाइप का है, चाहे तो हम लिख सकते हैं कि they are involved in formation of structural framework of the cell wall in plants and skeleton in animals। तो सेल वॉल तो सेल की बात हो गई, और स्केलेटन जो है हमारा पूरा टिश्यू की बात हो गई। अब ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स में हमको दो मेन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स पढ़ने हैं, एक तो काइटिन पढ़ना है और दूसरा सेल्यूलोज। तो they are of two main types, काइटिन हो गया और दूसरा सेल्यूलोज हो गया।
तो एक एक करके दोनों के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काइटिन की। नंबर 1 काइटिन। अब काइटिन के बारे में ऑलरेडी हम कुछ बातें जो है पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। एक बात ध्यान देना, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको नोट किया है हमने कहाँ पे, हेटेरोपॉलीसेकेराइड में, याद होगा अगर तुमको तो। हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो है वो बहुत ही एडवांस्ड टेक्स्ट बुक्स में इसको मेंशन किया गया है, लेकिन अभी तक जो ट्रेडिशनल किताबें हैं, यानी कि ये मान के चलो तुम अपने एनसीईआरटी की भी बात कर लो, तो उसमें भी एज होमोपॉलीसेकेराइड ही मेंशन्ड है। हमने कल जो है थोड़ा एडवांस फीचर इसका बता दिया था, लेकिन वो अभी तक तुम लोगों के लेवल पे नहीं आया है। जब और ऊपर जाओगे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे जब पढ़ोगे, तब वहाँ पे इसका रेफरेंस मिलेगा कि काइटिन इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड इन फ्यू इंस्टांसेस या फ्यू केसेस। तो फिर से हम बता दे रहे हैं कि अगर नीट में क्वेश्चन पूछता है काइटिन क्या है, एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है कि होमोपॉलीसेकेराइड है, तो उसको तुम हेटेरो मत लगाना। कल उस पर हमने बहुत देर तक उसका सर्च किया और देखा, तो तुम्हारे नीट के लेवल पे जहाँ पे भी आ रहा है ये होमोपॉलीसेकेराइड ही इसको माना जा रहा है। तो मानने दो भाई, ठीक है, जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो उसी लेवल के हिसाब से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। पता चले एडवांस बता दें हम, उसकी वजह से गलती हो जाए तो नुकसान हो जाएगा। तो ये एक होमोपॉलीमर है, या हम कह सकते हैं इसको होमोपॉलीसेकेराइड है। और तुम चाहो तो वहां से उसको हटा भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हटाओगे कैसे, वो तो अपने नोट्स में ही तुम चेंज कर सकते हो, इसमें क्या चेंज करोगे। खैर, अब इसके बारे में, काइटिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जान लें कि काइटिन जो होता है, इट इज द सेकेंड मोस्ट abundant organic substance on अर्थ। पूरी पृथ्वी पे ये दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो पहला कौन सा होगा, बता सकते हो? बताओ। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। सेल्यूलोज जो है वो सबसे नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो चूंकि काइटिन पहले पढ़ रहे हैं तो पहले इसी की बात हम करेंगे। और ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भाई, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं कि लार्ज या कॉम्प्लेक्स वाले की ही कैटेगरी में ये आ रहा था। ये बनाता क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, तो इट फॉर्म्स स्ट्रक्चरल component of fungal cell wall and exoskeleton of arthropods। तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं, इनकी जो बाहरी जो खोल होती है या बाहरी जो ढांचा होता है, उसमें भी काइटिन पाया जाता है, और फंगस की सेल वॉल में भी काइटिन पाया जाता है। उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, सिमिलर है बिल्कुल। और चूंकि ये फंगल सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसीलिए इसको हम और किस नाम से जानते हैं, फंगल सेल्यूलोज, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज फंगल सेल्यूलोज। ये सब क्वेश्चंस हैं, जितना हम पॉइंट लिख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है।
इसके टेक्सचर की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, इट इज सॉफ्ट एंड लेदरी, चमड़े जैसा थोड़ा सा होता है इसका स्ट्रक्चर, छूने में उसका टेक्सचर जो है वो ऐसा होता है। और ये क्या स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी सब प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये कभी कभी हार्ड भी हो जाता है। तो यहाँ पे इसी के आगे हम डैश करके लिख देते हैं कि समटाइम्स इट बिकम्स हार्ड। और ऐसा कब होता है या क्यों होता है? समटाइम्स इट बिकम्स हार्ड व्हेन इम्प्रेग्नेटेड। इम्प्रेग्नेट मतलब कि इसके अंदर कुछ डाल देना। क्या डाल देना? तो इम्प्रेग्नेटेड विथ प्रोटीन्स एंड CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स और कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाएगा काइटिन में, तो ये सॉफ्ट और लेदरी नहीं रह जाएगा, तब ये हार्ड हो जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, कैल्शियम कहीं भी डाल दो तो वो उस स्ट्रक्चर को या उस कंपोनेंट को हार्ड कर देता है। हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम। काइटिन जो है इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है, बताओगे? कल बताए थे। किस चीज का पॉलीमर होता है काइटिन? ग्लूकोज का? अरे नहीं भाई, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, बताया तो था कल। इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसको शॉर्ट में हम कह रहे थे नैग। नैग कहो चाहे नाग कहो, जैसे याद रखना है रखो उसको बस याद। और ये जो नैग यूनिट्स होती हैं, इनके बीच में लिंकेज कौन सी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नैग यूनिट्स आर ज्वाइंट बाई β14 लिंकेज। ध्यान देना यहाँ पे β14 लिंकेज है, जबकि पहले क्या हो रही थी, α14 लिंकेज। अब अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है ये भी हम अभी आगे बता देंगे जब सेल्यूलोज के बारे में बताएंगे। एक साथ बताने में ही फायदा है, क्योंकि सेल्यूलोज में भी β14 लिंकेज होती है। अगला पॉइंट क्या है कि काइटिन हैज, या काइटिन, हाँ ठीक है, हैज लिख सकते हैं, हैज अनब्रांच्ड कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने जो पढ़ा था, स्टार्च पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था कि ब्रांचिंग हो रही है एमाइलोपेक्टिन वाले कंपोनेंट में। ग्लाइकोजन तो हाईली ब्रांच्ड है, लेकिन काइटिन के बारे में अगर पूछा जाए तो ये अनब्रांच्ड होता है। यही सब क्वेश्चन बनते हैं, समझ लो, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज अनब्रांच्ड। अब उसमें स्टार्च का ऑप्शन दे देगा, ग्लाइकोजन का ऑप्शन दे देगा, काइटिन लिखा रहेगा और सेल्यूलोज लिखा रहेगा। तो सेल्यूलोज अभी पढ़ोगे, बताएंगे, सेल्यूलोज भी अनब्रांच्ड होता है। तो सवाल ये है कि दोनों कहीं एक साथ कैसे फिर सेलेक्ट कर पाएंगे? तो उसमें या तो बोथ या फिर नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन दे देंगे। तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जिस पे ध्यान देना जरूरी है। अब इसमें एक चीज और, अब वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन करें या ना करें, जहां भी देखो, जिस भी जगह पे β14 लिंकेज होगी उस जगह पे जो अल्टरनेटिंग यूनिट्स होंगी वो 180 डिग्री रोटेट कर जाएंगी। तो ये पॉइंट हम अभी लिख दे रहे हैं। सेल्यूलोज जब पढ़ाएंगे हम, तो सेल्यूलोज वाले सेक्शन में इस पॉइंट को हम क्लियर कर देंगे। तो थोड़ा इसमें स्टार बना के हम लिख दे रहे हैं कि एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब कि अगल बगल वाले, एडजेसेंट नैग रेसिड्यूज लाई एट
lie at 180 डिग्री। यानी कि अगर जैसे सपोज करो कि ये मान लो हम ग्लूकोज इस तरह से बनाना चाहें, ये सपोज ग्लूकोज है, सारे OH हम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ CH2OH के रेफरेंस में हम दिखा रहे हैं। तो ये वाला जो है सीधा इस तरह से है और इसके बगल वाला जो होगा वो पलट जाएगा लाइक दिस। तो इसमें क्या होगा, ये CH2OH नीचे आ जाएगा, है ना। देखो इसको जब हमने 180 रोटेट कर दिया, रोटेशन, तो ये इस तरह से हो गया, 180 डिग्री घुमाया तो CH2OH जो है वो नीचे चला गया। तो यहाँ पे इसी तरह से अरेंजमेंट होता है कि नंबर 1 वाला जो है सीधा होगा, नंबर 2 वाला उल्टा होगा, नंबर 3 वाला फिर से सीधा होगा, नंबर 4 वाला फिर उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हिंदी में, सीधा उल्टा, फिर नंबर 3 फिर सीधा, फिर ये उल्टा, ऐसे चलता रहेगा। तो जो एडजेसेंट या अगल बगल वाले रेसिड्यूज होंगे वो 180 डिग्री रोटेट कर जाते हैं और तभी बीटा बॉन्ड बन ही पाएगा। बीटा बॉन्ड बनाने के लिए 180 डिग्री रोटेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 180 रोटेट नहीं होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो अल्फा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम आते, तो इतनी जानकारी आपके लिए काइटिन के बारे में सफिशिएंट है। अब हम बात कर लेते हैं सेल्यूलोज की। तो नंबर 2 हमारे पास है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन सेल्यूलोज से आते हैं। तो सेल्यूलोज के बारे में अभी हमने देखा ही था, डिस्कस भी हो गया है कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन अर्थ। पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा बहुतायत में ये पाया जाता है। और ये क्या करता है, इट फॉर्म्स सेल वॉल of all plants and some protists। कुछ प्रोटिस्ट में भी ये सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, या सेल के आउटर स्ट्रक्चर में ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो हमने पहला पॉइंट लिखा है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन अर्थ है, तो इसको हम थोड़ा सा फैक्ट या डेटा से समझ लेते हैं कि इट फॉर्म्स 50% ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स में जहां कहीं भी कार्बन प्रेजेंट होगा उसका आधा हिस्सा तो सेल्यूलोज बनाने में ही खर्च हो जाएगा या इस्तेमाल हो जाएगा। अगर कॉटन फाइबर्स की बात करें तो कॉटन फाइबर्स, जिस कॉटन के हम लोग कपड़े पहनते हैं, हैव 90% सेल्यूलोज। यानी कि कॉटन जो है 90% सेल्यूलोज का ही बना होता है। इसके अलावा अगर लकड़ी की बात करें, वुड में कितना सेल्यूलोज होता है, वुड कंटेन्स 25 to 50% सेल्यूलोज। बाकी सेल वॉल बनाने में भी सेल्यूलोज का इस्तेमाल होता है, ये तो हमने देख ही लिया। सेल वॉल में सेल्यूलोज के अलावा लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और वैक्स वगैरह भी होते हैं, तो वो यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे वहीं पे उस चीज़ को मेंशन करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल्यूलोज के बारे में क्या है कि सेल्यूलोज
सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स आर अनब्रांच्ड। जैसे अभी हमने काइटिन की बात की थी, काइटिन भी अनब्रांच्ड था, उसी तरह सेल्यूलोज भी अनब्रांच्ड होता है एंड लीनियर, एक लंबाई में ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो लीनियर सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स आर अनब्रांच्ड एंड लीनियर चेन लाइक, ये लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, लीनियर चेन लाइक। और हर एक चेन में, यानी सेल्यूलोज मॉलिक्यूल की एक चेन में कितने अच्छा नहीं बोलेंगे, पूछ ले रहे हैं। बताओ सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? हाँ भाई चलो याद है, सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो कहो तो लिख दें, क्या पता भूल जाओ, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है सेल्यूलोज। और एक चेन में कितने ग्लूकोज होते हैं? तो अ चेन ऑफ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, या इसको हैज 6000 ग्लूकोज, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 6000 ग्लूकोज यूनिट्स। तो ये ध्यान रखना। और यहां पे जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो किस बॉन्ड से जुड़ी होंगी? ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय β14 लिंकेज। β14 लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ये ध्यान रखना। अभी हमने समझा भी दिया है कि बीटा फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। 180 डिग्री पे रोटेशन यहाँ पे भी होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे भी हम मेंशन कर दे रहे हैं कि therefore alternate glucose molecules lie at 180 degree to each other। ठीक है, ये 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? हाँ। तो अब देखो, हमेशा ध्यान रखना कि सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अगर एक चेन हम ये बना रहे हैं, ये सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है, ये एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख देते हैं, 1 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल। अब इसमें कितने ग्लूकोज होंगे? 6000 ग्लूकोज। तो जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता है, हर एक चेन के साथ और चेन्स भी प्रेजेंट होती हैं, लाइक दिस। इस तरह से पूरा ये एक बंडल तैयार हो जाता है, ये बंडल। तो ये वाला जो है, ये ऊपर वाला, ये अकेला सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर या पूरा जो बंडल है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस बंडल इज कॉल्ड एज माइक्रोफाइब्रिल। इस बंडल को हम कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करें तो माइक्रोफाइब्रिल क्या है? बंडल ऑफ 2000 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान से समझना, एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल में 6000 ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं
और एक माइक्रोफाइब्रिल में 2000 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर ये पूछा जाए तुमसे कि एक माइक्रोफाइब्रिल में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन समझ में आया? 12,000 नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 6,000 गुणे 2,000 करोगे। हाँ, 3 जीरो और बढ़ाओगे तो इस तरह से आएगा ये। तो बात समझ में आ गई ना? हाँ, माइक्रोफाइब्रिल का कॉन्सेप्ट समझाना हमारा मेन एम था। और ये जो माइक्रोफाइब्रिल होता है ये विजिबल होता है, इट इज विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में माइक्रोफाइब्रिल को देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये हो गई सेल्यूलोज की बात। अब ये जो बीटा 1,4 लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दो भाई। खाना खाते हो, जैसे हरी साग सब्जी या पत्तेदार सब्जी, तो क्या इससे तुमको सेलुलोज मिलता है? और क्या वो सेलुलोज तुम डाइजेस्ट कर सकते हो? नहीं सर। क्यों नहीं डाइजेस्ट, क्यों नहीं? हाँ, गाय भैंस या कैटल्स या रूमिनेटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनके आंतों में बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है। अच्छा, सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते ही हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च है, या ग्लाइकोजन। तो खैर हाँ, ग्लाइकोजन भी खा ही लेते हैं अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो सब तो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर सेल्यूलोज क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है? बैक्टीरिया नहीं है वो तो ठीक है, वो तो एक आंसर है, लेकिन बाकी को पचाने के लिए भी तो बैक्टीरिया नहीं है। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं तो वो कैसे डाइजेस्ट हो जाते हैं और ये क्यों नहीं हो पाता है? हाँ, लिंकेज सर बीटा 1,4 और अदर में सर बीटा 1,4। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े भाई। इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है और हमारे आंतों में या सलाइवा में जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एमाइलेज, वो अल्फा 1,4 लिंकेज को तोड़ने के लिए स्पेसिफिक होता है। वो बीटा 1,4 लिंकेज को पहचानेगा ही नहीं, इसको अपना वो सबस्ट्रेट ही नहीं मानेगा। अब एंजाइम एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, तो देखेंगे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट ताले और चाबी की तरह फिट होते हैं एक दूसरे में। तो जब तक सही चाबी नहीं होगी ताला नहीं खुलेगा। तो वो एंजाइम इस पे एक्ट ही नहीं करता क्योंकि इसमें जो लिंकेज है वही अलग है। तो कारण ये है कि एंजाइम होते हुए भी हमारे पास हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये कंप्लीट हो गया सेलुलोज तक का, यानी कि हम लोगों ने स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड भी डिस्कस कर लिया। अब लास्ट में थोड़ा सा म्यूकोपॉलीसेकेराइड बचा हुआ है, उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, इसलिए उसको आज नहीं शुरू करेंगे, उसको कल पढ़ाएंगे और फिर कल ही हम लोग अगला बायोमॉलिक्यूल यानी कि लिपिड भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जो है इसको रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि इसमें भाई बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत सारे फैक्ट्स हैं याद करने के लिए।